हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। जैसे आपको पता है कि बिहार बोर्ड ने अपना ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी कर दिया है और ऑफिशियल मॉडल पेपर की तैयारी रोज शाम 5:30 बजे हम करते हैं। तो आज की इस वीडियो में विज्ञान के पहले मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे, जिसमें 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा। और ये जो 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा और इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में हूबहू रहेगा, ये हमारा गारंटी है। तो इस मॉडल पेपर को आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसे आपको याद रखना है। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न है कि दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। तो जो फोकस दूरी होता है ये वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी f बराबर r/2 होता है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न है कि सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है तो 25 सेंटीमीटर है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और दूरबिंदु कितना होता है तो अनंत होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। यहाँ पे आपको बताना है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। तो लाल रंग सबसे कम झुकता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सबसे अधिक बैगनी रंग झुकता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न है कि समीकरण 2H2 प्लस O2 ये अभिक्रिया करके 2H2O बना रहा है। तो पूछ रहा है कि ये कौन सी अभिक्रिया है। तो यहाँ पे दो पदार्थ आपस में जुड़कर एक नया पदार्थ बना रहे हैं, तो ये कौन सी अभिक्रिया होगा। तो ये संयोजन अभिक्रिया होगा। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है। इसमें से आपको बताना है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र कौन है। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है तो C6H12O6 होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है कि सोडियम की परमाणु संख्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि सोडियम की परमाणु संख्या कितना होता है। तो सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न है कि अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है। तो अंतर्ग्रहण के द्वारा होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 9 नंबर प्रश्न है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं तो क्षार धातु होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 10 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो जो जीवधारी होते हैं ये प्राकृतिक संसाधन नहीं होते हैं। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 11 नंबर प्रश्न है कि विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है।
तो विभवांतर का ए सही मात्रक वोल्ट होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोधों का मान बढ़ता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस संयोजन द्वारा प्रतिरोधों का मान बढ़ता है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों का मान बढ़ता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि चुंबकीय बल रेखा किस प्रकृति की होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि चुंबकीय बल रेखा किस प्रकृति की होती है। तो ये काल्पनिक होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। तो 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है। इसमें से आपको बताना है कि कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। तो जो सौर ऊर्जा होता है ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहा जाता है। तो अवतल लेंस अपसारी लेंस कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और उत्तल लेंस अभिसारी लेंस कहा जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश का प्राथमिक रंग कौन होता है। तो लाल, नीला और हरा ये तीनों होता है, इसे आपको याद रखना है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। तो आइरिस होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि 1 HP बराबर होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि 1 HP किसके बराबर होता है। तो 746 वाट के बराबर होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि विशालक शीशा जिसे मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं ये होता है। तो ये कौन होता है विशालक शीशा। तो उत्तल लेंस होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसमें गतिशील कण होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब उसमें गतिशील कण होता है। तो इलेक्ट्रॉन होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि एम्पियर घंटा मात्रक है। यहाँ पे आपको बताना है कि एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है। तो ये आवेश का मात्रक होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। तो जूल प्रति सेकंड ये वाट के बराबर होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि विद्युत धारा का मात्रक है। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस ऑफिशियल मॉडल पेपर के 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और इस 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं। तो इस मॉडल पेपर को आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8789
307304 इस पे आपको बोलना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है। इसमें से आपको बताना है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। यहाँ पे आपको बताना है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो उपचयन की अभिक्रिया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि कली चूना जब जल में डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि कली चूना जब जल में डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। तो जब हम कली चूना को जल में डालते हैं तो उबलने लगता है और उष्मा उत्सर्जित करने लगता है, और जिस रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा निकलता है उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो इन चारों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कॉपर है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि चूना जल का रासायनिक सूत्र है। तो चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो CaOH का द होल ट्वाइस होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान होगा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है। तो क्षार करता है, और क्षार का पीएच मान कितना होता है। तो 7 से लेके 14 के बीच में होता है। तो यहाँ पे 11 और 10 ये दोनों क्या करेगा कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो 3 होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है। इसमें से आपको बताना है कि ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है। तो C6H12O6 होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण को कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण को कहते हैं। तो साबुन कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। तो एल्डिहाइड कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्व की परमाणु त्रिज्या, तो बाएं से दाएं जाने पर तत्व की परमाणु त्रिज्या घटती है, इसे आपको याद रखना है। और ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है, इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि निम्नांकित तत्वों के उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में सजाएं। यहाँ पे कुछ तत्व दिया हुआ है, इसको आपको क्या करना है कि अधातु गुण के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले लिथियम आएगा, उसके बाद बेरियम आएगा, उसके बाद कार्बन आएगा, उसके बाद ऑक्सीजन आएगा, और सबसे लास्ट में फ्लोरीन आएगा। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि सिलिकॉन क्या है। तो सिलिकॉन क्या है, उपधातु है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है। इसमें से आपको बताना है
कि कौन विद्युत धनात्मक तत्व है, तो जो सोडियम होता है ये विद्युत धनात्मक तत्व होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है कि टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है, तो उत्तराखंड में किया गया है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है कि निम्नांकित में किस धातु को किरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं। इसमें से आपको बताना है कि किस धातु को किरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं, तो सोडियम को किरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर प्रश्न है कि अपमार्जक से बनाए जाते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि अपमार्जक से क्या बनाए जाते हैं, तो सर्फ एक्सल, शैम्पू और इजी सरफ बनाए जाते हैं, यानी इनमें से सभी बनाए जाते हैं। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर प्रश्न है कि सौर सेल में किसका उपयोग होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि सौर सेल में किसका उपयोग होता है, तो सिलिकॉन का उपयोग होता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। इसमें से आपको बताना है कि किस ईंधन का उपयोग हम खाना बनाने में नहीं करते हैं, तो सीएनजी का नहीं करते हैं। सीएनजी का उपयोग कहाँ पे होता है, तो वाहनों में, मोटर गाड़ी जो होता है उसमें ईंधन के रूप में करते हैं। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर प्रश्न है कि 2Cu + O2 अभिक्रिया करके 2 यहाँ पे CuO बना रहा है। तो पूछ रहा है कि ये कौन सी अभिक्रिया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कॉपर में ऑक्सीजन जुट रहा है, और जिस भी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुटता है वो ऑक्सीकरण होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन रासायनिक समीकरण है जो संतुलित नहीं है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितना 2 है, और यहाँ पे भी क्लोरीन 2 है, और यहाँ पे भी क्लोरीन 2 है। यहाँ पे जो 2 होता है ये हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों के लिए होता है। तो यहाँ पे तो ये संतुलित है। अब बी वाला ऑप्शन चेक करते हैं, तो यहाँ पे पीबी कितना है, 1 है, और यहाँ पे भी पीबी 1 है, और यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन कितना है, तो 3 दूना 6 है, और यहाँ पे देखिए 1 ऑक्सीजन, और यहाँ पे 2 कितना हो गया, यहाँ पे 3 और 2 कितना हो गया, यहाँ पे 5 ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 6 है। तो यहाँ पे ये असंतुलित है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर प्रश्न है कि उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है। इसमें से आपको बताना है कि कौन दुर्बल अम्ल है। तो यहाँ पे CH3COOH ये दुर्बल अम्ल है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर प्रश्न है कि क्रायोलाइट अयस्क है। यहाँ पे आपको बताना है कि क्रायोलाइट किसका अयस्क है, तो ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर प्रश्न है कि पोटेशियम का परमाणु संख्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि पोटेशियम का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 19 होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 50 नंबर प्रश्न है कि फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम है। यहाँ पे आपको बताना है कि फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है, तो मेथेनोइक अम्ल होता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस ऑफिशियल मॉडल पेपर के विज्ञान के पहले मॉडल पेपर को हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 51 नंबर प्रश्न है कि इथाइल एल्कोहल का अणु सूत्र है। यहाँ पे आपको बताना है कि इथाइल एल्कोहल का अणु सूत्र क्या होता है,
तो C2H5OH होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 52 नंबर प्रश्न है कि एल्काइन कौन है। इसमें से आपको बताना है कि एल्काइन कौन है। तो जो एल्काइन होता है इसमें कार्बन कार्बन के परमाणु के बीच 3 बंध होते हैं। तो यहाँ पे एल्काइन कौन होगा, तो यहाँ पे C2 और H2 होगा, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 53 नंबर प्रश्न है कि चीनी का रासायनिक सूत्र है। यहाँ पे आपको बताना है कि चीनी का रासायनिक सूत्र है। तो चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो C12H22O11 होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 54 नंबर प्रश्न है कि एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन की संख्या होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो 2 होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 55 नंबर प्रश्न है कि श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज हैं, तो अंकुरित बीज हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 56 नंबर प्रश्न है कि मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है। यहाँ पे आपको बताना है कि मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है, तो ये उत्सर्जन का एक हिस्सा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 57 नंबर प्रश्न है कि पौधों में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है। यहाँ पे आपको बताना है कि पौधों में जाइलम किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है, तो पानी के परिवहन के लिए जिम्मेदार है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 58 नंबर प्रश्न है कि श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है। यहाँ पे आपको बताना है कि श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 59 नंबर प्रश्न है कि फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो एसिथिलीन का प्रयोग किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 60 नंबर प्रश्न है कि न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां से जानकारी हासिल की जाती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां से जानकारी हासिल की जाती है, तो तंत्रिका कक्ष से जानकारी हासिल की जाती है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 61 नंबर प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन आपातकाल का हार्मोन है। इसमें से आपको बताना है कि कौन आपातकाल का हार्मोन है, तो एड्रेनालिन है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 62 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है, तो जो चबाना होता है ये अनैच्छिक क्रिया नहीं होता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 63 नंबर प्रश्न है कि मानव में गर्भ की अवधि कितनी है। यहाँ पे आपको बताना है कि मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है, तो 9 माह होता है, और दिन में कितना होता है, तो 270 दिन होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 64 नंबर प्रश्न है कि गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ, तो 1985 में शुरू हुआ। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 65 नंबर प्रश्न है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है, तो इष्ट में होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 66
66 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित नहीं है। तो निमोनिया नहीं है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 67 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते हैं। तो सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 68 नंबर प्रश्न है कि ब्रेन हैमरेज का मुख्य कारण है। यहाँ पे आपको बताना है कि ब्रेन हैमरेज का मुख्य कारण क्या है। तो हाइपरटेंशन है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 69 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है। इसमें से आपको बताना है कि परजीवी पादप का उदाहरण क्या है। तो कस्कूटा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 70 नंबर प्रश्न है कि हृदय से संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। तो फेफड़ों के द्वारा किया जाता है, नीलय के द्वारा किया जाता है, आलिंदों के द्वारा किया जाता है, यानी इनमें से सभी के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 71 नंबर प्रश्न है कि हाइड्रा में अलैंगिक जनन किस विधि से होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है तो मुकुलन है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 72 नंबर प्रश्न है कि जनन संचरित रोग है। यहाँ पे आपको बताना है कि जनन संचरित रोग है तो सिफिलिस, एड्स और गोनेरिया ये क्या है, जनन संचरित रोग है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 73 नंबर प्रश्न है कि पुष्प का सबसे बाहरी भाग है। यहाँ पे आपको बताना है कि पुष्प का सबसे बाहरी भाग है तो बाह्य दल पुंज है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 74 नंबर प्रश्न है कि ब्लड समूह ए में कौन सी एंटीबॉडी होती है। तो ब्लड समूह ए में बी एंटीबॉडी होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 75 नंबर प्रश्न है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नांकित में से कौन नियंत्रित नहीं करता है। यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नांकित में से कौन नियंत्रित नहीं करता है। तो गैस्ट्रिन नहीं करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 76 नंबर प्रश्न है कि पादप वृद्धि हार्मोन है। इसमें से आपको बताना है कि कौन पादप वृद्धि हार्मोन है। तो जिब्रेलिन है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 77 नंबर प्रश्न है कि हार्मोन स्रावित होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 78 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य के मुख में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो मनुष्य के मुंह में कितने जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो 3 जोड़ी पाई जाती हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 79 नंबर प्रश्न है कि एंड्रोजन है तो ये मेल हार्मोन है जिसे नर हार्मोन कहा जाता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 80 नंबर प्रश्न है कि मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना। तो मेंडल ने चुना, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस मॉडल पेपर के काफी महत्वपूर्ण 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुके हैं। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और अगर अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 87 89 30
7304। इस पे आपको बोलना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। अब 8 बजे क्लास होगा तो 8 बजे आप लोग जरूर जुड़िएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।